Hello friends, this is Shubham here और I welcome you all at my YouTube channel गुप्तास क्लासेस। तो हमने कल यहाँ पे अब तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी की करी थी। हमने करीब 6 वीडियोस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी से के रिगार्डिंग हमने अपने चैनल पर डाल दी हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से वो वीडियोस कराए हैं हमने और वो वीडियोस आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं आपको बोल बोल के थक गया हूँ और इतनी वीडियोस में मैंने ख़ास तौर पर ये मेंशन किया है कि हर एक वीडियो आपका इंटरलिंक है बाकी के वीडियो से। ठीक है, तो अब तक हमने कब तक हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को पढ़ रहे थे और हमने अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा था अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेस पे हमने देख रखा था। हमने यहाँ पे देख रखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट्स और नेचर, फंक्शंस, वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी। अब ये लास्ट का आज का जो बच्चा है, ये लेक्चर होने वाला है आपका कॉस्ट फॉर मैनेजियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इससे कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं आज, है ना। बाय कॉस्ट यूज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि मैनेजर जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे ये कॉस्ट आपकी उनके लिए मैनेजमेंट कॉस्टिंग में जी, जब बिजनेस मैनेज जब या मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय कॉस्ट यूज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस कॉस्ट में बी कैटेगराइज एज फॉलो। इस बेसिस पर कॉस्ट को कैसे कैसे कैटेगराइज किया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, एक है आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो हमने पहले से ही हमने क्या कर रखी है, अनुमान लगा रखा है। तो हम इसको कह सकते हैं एक अनुमानित कॉस्ट। ठीक है, एक अनुमानित कॉस्ट भी कहा जा सकता है। Cost which is computed in advance before production or operation start on the basis of specification of all the factors affecting cost is known as predetermined cost। predetermined cost कौन सी है? ऐसी cost जो हम क्या कर रहे हैं, जिसका हम एडवांस में पता लगा रहे हैं। कैसे? ठीक है, एडवांस में पता लगा रहे हैं कब? जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले या ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले जब हम किसी कॉस्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके बेसिस पे निकाली जाती है? ये निकाली जाती है जो भी फैक्टर्स रहते हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जो आपके जो पेपर आता है ना एमसीक्यू बेस्ड पेपर, उसमें ऐसे डायरेक्ट आपको सॉरी उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है, अब देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ही है, क्योंकि इसका भी हम क्या कराते हैं, इसका भी हम एक अनुमान लगाते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हो गई, और एक और होती है आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सभी आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के अंडर ही आती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, देखो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में कौन कौन सी आती हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में आपकी आती हैं, एक तो आती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ही है। ठीक है, दूसरी आती है आपकी क्या आती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है तीनों में वो अभी हम देखेंगे। और तीसरी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है ये। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये एक तरीके से प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ही है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में अगर कभी क्वेश्चन बन के आ जाए तो ये याद रखना
ये तीनों कौन सी हैं? तीनों ही प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। फ़र्क क्या है? फ़र्क हमने एक तो हमने पढ़ ली प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को अब देख लेते हैं क्या है। ये भी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है कि कैसे कैलकुलेट होती है? ये मैनेजमेंट के द्वारा होती है। मैनेजमेंट के द्वारा कैसे? कि आप जब मैनेजमेंट क्या है इस तरीके की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है तो उसके लिए मैनेजमेंट कुछ ना कुछ साइंटिफिक क्या लगाता है, कुछ साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन करता है। लाइक क्या कुछ हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले से क्या किया जाता है, मैनेजमेंट द्वारा कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ हमने कॉस्ट कंट्रोल में पढ़ी थी, आपको याद हो तो। जब हमने कॉस्ट कंट्रोल को समझा था स्टेप्स बाय स्टेप्स, तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को थोड़ा बहुत वहाँ पे देखा था। ठीक है, आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं। एंड द रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, है ना, कि हमको क्या एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इट मे बी यूज एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। मैंने क्या कही थी, मैंने अभी बोला था ना कि किसके लिए यूज होती है, या तो ये प्राइस फिक्सेशन के लिए यूज होती है, लाइक हमें किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा क्या हेल्पफुल रहती है, या फिर कॉस्ट कंट्रोल के लिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने कॉस्ट कंट्रोल के दौरान पढ़ा था स्टैंडर्ड बनाना। ठीक, तो ये कॉस्ट कंट्रोल में भी ये इस तरीके की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, ओके, थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते थे, कॉस्ट को कंट्रोल करते थे। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलें, तो इधर थोड़ा सा छोटी छोटी पर मोटी बातों को के बारे में देखेंगे, है ना, जैसे बाकी चीज़ों में भी हमने देखा है ना। हमारी जो यही तो हमारी चीज़ें हैं कि हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को देखते हैं। चलिए, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ठीक है, पीडीसी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और क्या हो सकता है? ठीक है, किस पे बेस्ड है, बेस है किस पे है जी, कॉस्ट, एक मिनट, दिस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग और कह सकते हैं हम साइंटिफिक स्पेसिफिकेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, ये इस तरीके से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट जो भी मैं वहाँ पे कवर नहीं होता है, या जो भी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं, मैं यहाँ पे उसको आपके कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो पता ही है कि ये भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आप जब जो जो कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है, वो पॉइंट आपका जी होना चाहिए, इसको हम कहते हैं इट इज द कॉस्ट। ये कॉस्ट है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर कहते हैं व्हाट शुड हैव बीन। ठीक है, कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड हैव बीन, सॉरी, है ना, व्हाट शुड हैव बीन। ठीक है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके की कॉस्ट में जब ये बात निकल के आए कि आप स्टैंडर्ड्स जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड इस तरीके से सेट किया चाहते हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की अगर आपको कहीं पे भी बात आ जाए तो वहाँ पे क्या आपका ऑप्शन बन जाएगा, आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, तो जी यहाँ पे हमने
छोटी छोटी पर मोटी बातों को हमने डिस्कस कर लिया। अगली चीज़ पे बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। इस चीज़ से तो आप सब वाकिफ होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? Marginal cost, the amount at any given volume of output by which aggregate cost increases if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। कहने का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि the amount at any given volume of output by which aggregate cost increases if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट का बढ़ना, ठीक है, कॉस्ट का बढ़ना। तो जैसा कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है? मार्जिन, है ना। तो कहाँ चला गया? ऊपर नीचे कैसे चला गया? ठीक है। तो अब एक यूनिट, कहने का मतलब ये है कि अगर आप आउटपुट में, यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं पूरा मैं यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन हम कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप आउटपुट में एक यूनिट का भी चेंज कर रहे हो, अगर आप आउटपुट इन द सेंस अगर प्रोडक्शन में आप एक यूनिट का भी चेंज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या वो इंक्रीज हो रही है, क्या वो डिक्रीज हो रही है? इसको हम ऐसे और कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? टोटल कॉस्ट एट एन यूनिट्स। टोटल कॉस्ट एन यूनिट पे कितनी थी आपकी? माइनस टोटल कॉस्ट एट एन माइनस 1 यूनिट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं, सपोज आपकी एक फैक्ट्री है ना, आपकी एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री आपकी है, शू मेकिंग फैक्ट्री है, आप जूते बनाते हो, ठीक है। और आपके पास है 1000 यूनिट्स को क्या है परचेज, 1000 यूनिट्स का आपको ऑर्डर मिला है, लाइक 1000 यूनिट्स का आपको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो 1000 यूनिट्स के लिए आपकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट आ रही है, लेट सपोज एक्स, है ना। आ रही है नहीं आ रही है ना। अब क्या होता है, आपने एक्स पे अब जनरली 1000 यूनिट तक ही बल्क में ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एक जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी एक पीरियड वाइज या एक स्पेसिफिक आपके लेवल ऑफ आउटपुट तक वो फिक्स्ड रहती है, मैंने बताया था, है ना। तो अब हम इसको एक तरीके से हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि सपोज आपकी कोई फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री की एक क्वांटिटी आपकी फिक्स होगी, है ना। आपकी 2 मशीन लगी है, 3 मशीन लगी है, या जितनी भी नंबर ऑफ मशीन लगी है, आपका एक प्रोडक्शन का लेवल सेट होगा पहले से कि आप एक फैक्ट्री से ज़्यादा सपोज करो 10,000 यूनिट्स ही प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। कैसे? आपने सबकी मैक्सिमम लिमिट बढ़ा दी। आपकी 2 मशीन थी, 2 मशीन की आपने, भाई एक मशीन 8 घंटे चल सकती है, तो आपने दोनों मशीनों को 8 8 घंटे लगाया। एक हमने आपने दोनों शिफ्टों में भी काम करवा लिया, तब भी आप मैक्स टू मैक्स 10,000 यूनिट्स ही बना सकते हो, है ना। तो उस केस में क्या करेगा? अब मान लो आपके पास कभी ऑर्डर आता है 10,000 के बाद, आपके पास लेट सपोज 12,000 का ऑर्डर आता है, 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर आता है ना। तो आपको क्या वो ऑप्ट करना चाहिए? ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। मैं यहाँ पे इस तरीके से समझा रहा हूँ कि भाई एक फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स लेवल तक वैसी ही रहती है ना। बट उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। चीज़ें चेंज करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि आप एक यूनिट, एक फैक्ट्री की जो यूनिट है वहाँ से सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बना सकते हो। अगर आपको अब बल्क में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अब आपको न्यू फैक्ट्री या न्यू यूनिट खोलनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिट 2 आपको खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को समझा रहा हूँ, तो इसका समझाने का तात्पर्य मेरा यही है कि
हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर एक भी यूनिट ऐड ऑन हो रही है या एक भी यूनिट आपकी कम हो रही है तो उससे आपका कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो ब्रॉड एंगल है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग की जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि उसमें एकदम से हम क्या करते हैं, हमको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन मेकिंग हमको इस तरीके से करनी पड़ती है, क्या आपके पास मान लो आपके पास कोई बल्क में प्रोडक्शन ऑर्डर आया है ना, तो आपको क्या वो ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वाइबल है या नहीं है। सपोज करिए हम यहाँ पे 10,000 या यहाँ से पूछेगा कि 10,000 यूनिट हम नॉर्मली बनाते हैं, है ना, आपको 200 यूनिट और बनाने के लिए आया है इस बार, है ना, तो क्या 200 यूनिट और बनाना आपके लिए वायबल है या नहीं है ना। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में। अभी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एकदम से मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करी, हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आया हो ये वाला पॉइंट, बट एक बार हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट में क्या इंक्रीमेंट होगा यदि हम लेवल ऑफ आउटपुट में थोड़ा सा भी कोई भी इंक्रीज करते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर हम लेवल ऑफ आउटपुट में एक यूनिट से बढ़ाते या बढ़ाते हैं तो कॉस्ट में उसका क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट कोलर डिफाइंड, कोलर है एक आपका कोलर, है ना, कोलर ने आपको क्या डिफाइन करा है एस्टिमेटेड कॉस्ट कौन, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक मिनट, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट of manufacture or acquisition, often in terms of a unit of product computed on the basis of information available in advance of actual production or purchase। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं estimated costs are prospective costs since they refer to prediction of cost। ठीक है, तो कोलर ने डिफाइन किया एस्टिमेटेड कॉस्ट को। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब ये है कि ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर या एक्विजिशन से रिलेटेड, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी को मतलब क्या एक्वायर्ड करना, है ना। ठीक है, जब भी हम कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, किसके टर्म्स में, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में। ठीक है, तो हमको जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कह सकते हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब यहाँ पे भी वही है, एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट सिंस बिफोर द प्रोडक्ट बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट, कहने का मतलब ये भी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। बट अब यहाँ पे ये तो हमने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन एक तरीके से, बट इसमें फ़र्क क्या है यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है ना। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट को पहचानने का तरीका बताया, यहाँ पे अब मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट को बताऊंगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले वही, ये भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है तो एडवांस में पता ही लगाई जाएगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले इसके बारे में हम पता लगाएंगे, डिटरमाइन करेंगे इस कॉस्ट को, ये तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में ही हो गया। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कॉस्ट इज बेस्ड, जैसे वो किस पर बेस्ड थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी बेस्ड थी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन या साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन पे। तो ये कॉस्ट किस पर बेस्ड है, इस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन past actual cost, past actual cost adjusted, cost is based on past actual cost adjusted for anticipated future changes। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये कॉस्ट किस पर बेस्ड है, ये दिस कॉस्ट इज बेस्ड
ऑन द बेसिस ऑफ, इस कॉस्ट को हम कैसे पता लगाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्चुअल कॉस्ट, पास्ट में जो एक्चुअल कॉस्ट हुई है, ठीक है, उसके उसके ऊपर जब हम कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, तो उस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें एंटीसिपेटेड, हमें क्या है, कुछ ना कुछ जो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस हैं उसको पता लगाने के लिए यदि हम पास की कॉस्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से ही आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें आपकी अलग से पहचान करने के लिए आपको अलग से यहाँ पे पॉइंट में लिख लिख के मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अलग से नोट करते हुए चलिएगा। तीसरा, आपसे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे कह सकते हैं इसको, ये कहा जाता है, ये कहा जा सकता, इट इज द कॉस्ट व्हाट विल बी। कहने का मतलब है, इसको कैसी कॉस्ट कहा जाता है, इसको ऐसी कॉस्ट कहा जाता है कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट व्हाट विल बी की जो का जो आंसर दे, कॉस्ट व्हाट विल बी, कॉस्ट व्हाट विल बी इन द सेंस कि कॉस्ट क्या होगी उसका आंसर दे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट बन जाएगी, है। यदि ऐसी कॉस्ट जो इसका आंसर दे, किसका, कॉस्ट व्हाट शुड हैव बीन का आंसर दे, इस क्वेश्चन का अगर आंसर दे, तो वो कौन सी कॉस्ट है आपकी, वो है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी, वो कॉस्ट है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने पढ़ी थी ना, वो कॉस्ट है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछेगा ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो इस क्वेश्चन का आंसर देती है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, जो कॉस्ट क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, कॉस्ट क्या होगी उसके बारे में पूछे तो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑल्सो अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट इज ऑल्सो अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है। सेकंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, let's say something, we can say it is based on some scientific specification, like we have to discover some scientific methods before calculating standard cost, ठीक है। दो पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट दिस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्चुअल कॉस्ट एडजस्टेड फॉर एंटिसिपेटेड फ्यूचर चेंजेस। कहने का मतलब है, जब भी हम फ्यूचर में जो होने वाले चेंजेस को पता लगाने की कोशिश करेंगे, किसके बेसिस पे, पास्ट की कॉस्ट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, तो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा आपका है, तीसरा वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या था, व्हाट शुड हैव बीन, जब कॉस्ट आपका इस तरीके का, इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट आपका जवाब दे दे कि व्हाट शुड हैव बीन, कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कॉस्ट क्या होनी चाहिए की बात चल रही हो, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपका क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनेगा, है ना। और जहाँ पे ये बात चल रही हो कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट व्हाट व्हाट विल बी, है ना, कॉस्ट क्या होगी, तो उस केस में आपका जो बन जाएगा आंसर बन जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं पास्ट में, ठीक है। मतलब अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत अलग से आपको यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपकी, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बोरिंग है जी चैप्टर, लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई थ्योरी है तो बोरिंग तो होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, बट आपको इनके की टर्म्स याद रखने हैं, कीवर्ड्स याद रखनी है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्या दिया जाएगा, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, 3 तरीके से, यस, या तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म पे पूछ ले ये कौन सी है, तो आपको कॉस्ट वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उस कॉस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपका ये तरीके से पूछ सकता है क्या, कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे देगा, लाइक स्टेटमेंट 2 या 3 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। अगर आपका बीपीएससी वाला वो बीपीएससी वाले पेपर में तो आपका क्या बनता है, उसमें तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा और बनता है ना, तो उसमें तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, देखो कैसे, कि इनमें से कौन सी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, इनमें से, इन ऐसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो,
इन अरे यार चल जा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडिटरमाइंड प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दे दिया, लेट सपोज आपको दे दिया सबसे पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तीसरा आपको ऑप्शन दे देगा, तीसरा आपका ऑप्शन दे देगा तीसरा आपका ऑप्शन दे दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट, और तीसरा ऑप्शन दे दिया लेट सपोज चलो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया सेकंड एंड थर्ड बोथ, है ना। और पांचवा ऑप्शन दे दिया कि मोर देन वन ऑप्शन। जैसे इस बार दिए थे ना आपके 5 ऑप्शन थे ना इस बार, कि इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें क्या चूज करोगे। आपको पता ही है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एक से ज़्यादा, एस्टिमेटेड वो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटरमाइंड है, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ऑप्शन बन जाएगा वो आपका पांचवा वाला बन जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को वो दे सकते हैं देने के लिए। तो आपको क्या है, आपको बिल्कुल अपनी जो मतलब कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता दी। भाई जब चीज़ें आप बहुत डीपली अगर पढ़ोगे या चीज़ों पे ध्यान दोगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, अगला है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब डिफरेंस, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है, कोई ना कोई डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाती है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कैसी हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, या तो इंक्रीमेंटल होगी या वो हो जाएगी आपकी डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन increase or decrease in total cost variable as well as fixed due to change in the activity level, technology, process, method of production etc। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट कैसी भी कॉस्ट हो सकती है। लाइक कि आपका क्या है, जब भी कॉस्ट में क्या देखेंगे आप, कोई डिफरेंस देखेंगे बढ़ता हुआ या घटता हुआ। जब बढ़ता हुआ डिफरेंस देखेंगे तो उसको हम क्या देंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। घटता हुआ देखेंगे तो उसको बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या इस कॉस्ट में कोई फ़र्क है कि इसमें सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करेंगे या फिर कॉस्ट को शामिल करेंगे, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्ट चाहे कैसे भी नेचर की हो, है ना, कैसा भी बिहेवियर हो उसका, चाहे वो वेरिएबल नेचर का हो चाहे फिक्स नेचर का हो, अगर उनमें कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है किसके कारण से, या तो आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ गया है। एक्टिविटी लेवल इन द सेंस, पहले आप 80% एफिशिएंसी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब 90% एफिशिएंसी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है इन द सेंस आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ने पे जो डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, ओके। यदि एक्टिविटी लेवल पहले आपका 90% था, अब आपका एक्टिविटी लेवल मान लो कम हो गया, 80% हो गया, तो कॉस्ट इस केस में क्या हो रही है, कम हो रही है ना, क्योंकि प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट कम, तो कॉस्ट कम तो इस केस में जो कॉस्ट बन जाएगी आपकी वो बन जाएगी डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजी में यदि आप कोई चेंज कर रहे हो, पहले आपकी कोई आपने की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पहले से अब क्या हो गई है, अब थोड़ी अपडेट हो गई है। ठीक है, तो आपने सपोज करो आपने एआई वगैरह की कोई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी टेक्नोलॉजी वाइज बढ़िया है। तो अब टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है भाई, आप कोई चीज़ को टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यही तो होगा ना कि आपका प्रोडक्शन लेवल पे हेल्पफुल कर रही होगी। ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा हो तभी तो आपने टेक्नोलॉजी चेंज करी। तो टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है तो उससे जो फ़ायदा हो रहा है उसका डिफरेंस, है ना, क्या बन जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, है ना। प्रोसेस कोई आपने चेंज करा उससे फ़ायदा हो रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया तो यदि उसमें इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, okay, if any change is proposed in the existing labor or in the existing method of production, the increase or decrease in the total cost or in a specific element of cost as a result of this decision will be known as incremental cost or decremental cost।
जैसे मैंने बता दिया कि लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग लेवल को आपने चेंज किया या मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया, उससे यदि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है टोटल कॉस्ट में, तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, इसका एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आप कहते हो तो यहाँ पे चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। चलो लिखते हैं, जैसे कि हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी है ऑल्टरनेटिव 1 में, जैसे कि टोटल कॉस्ट दे रखी है सपोज करो 1 लाख रुपीस, है ना। जैसे हमने बोला ना, एक एक ऑल्टरनेट हमें चूज करना है ना, एक ऑल्टरनेटिव 1 है और इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव आपके पास 2 है। यदि आप ऑल्टरनेटिव 1 को ऑप्ट करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, आपकी 1 लाख रुपए, और ऑल्टरनेटिव 2 को चूज करते हो तो आपकी कॉस्ट पड़ेगी आपकी 1,20,000 रुपये। ठीक है, यदि अब जी तो डिसीजन मेकिंग का काम है कि कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है ना। यदि हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिव 2 को यहाँ पे वी चूज ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 2 को चूज कर लिया सपोज करो, तो 2 को ऑल्टरनेटिव 2 को यूज कर लिया, तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जो डिफरेंशियल कॉस्ट यहाँ पे क्या बनेगी, डिफरेंशियल कॉस्ट बनेगी आपकी 20,000 रुपये। कैसे, 1,20,000 माइनस 1 लाख, तो ये क्या हो गई, अब जी कॉस्ट कैसी हो गई, कॉस्ट बढ़ गई ना एज पर ऑल्टरनेटिव 1, है ना। If we choose alternative 2, then the cost is increased by 20,000 and this cost is called incremental cost। वैसे तो डिफरेंशियल कॉस्ट है बट इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, समझ में आ गया। तो हम कोई मेथड, कोई प्रोसेस चेंज करते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम इसमें ये बन के आ सकता है, सपोज करो अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, अभी जब पूरी थ्योरी का से हम समापन कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बल्क में क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है कि विच ऑफ द कॉस्ट आर included, which of the cost are included in differential cost, है ना। इसमें से कौन सी कॉस्ट को हम डिफरेंशियल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको सब कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएंगी चीज़ें, बट हमने यहाँ पे जब डिफरेंशियल कॉस्ट पढ़ाई तो हमने क्या कही, इसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है, कहीं ना भी, तो इसके बेसिस पे मान लो उसने आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट, तीसरा बोथ, है ना, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको पता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट आपकी दोनों कॉस्ट को लेके डिफरेंशिएशन पे बात करती है, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल, बट आपको तभी याद रहेगा कि जब आप उस चीज़ को क्या करते हो, पढ़ते हो, और हमने यहाँ पे पढ़ा तो हमें पता चल गया कि डिफरेंशियल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है, ओके, अगला चलते हैं, ये तो बहुत है। अगला है आपका इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अब जैसे हम इसको करा रहे हैं तो इम्प्यूटेड कॉस्ट, इसका 3 नाम है, आप इसके 3 नाम, तीनों नाम लिख लो। इम्प्यूटेड कॉस्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो इम्प्यूटेड कॉस्ट कह सकते हैं इसको, इम्प्यूटेड कॉस्ट है तो भी यही है जो हम समझा रहे हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। दूसरा होता है आपका नोशनल कॉस्ट, तो भी यही है, और तीसरा बोला जाएगा इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब तीनों ये चीज़ें बात चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट में क्या, दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट, कह दिया मैंने, नोशनल कॉस्ट भी बोला जाता है इसको, है ना। विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, इसमें कोई कैश आउटले इन्वॉल्व नहीं होता। कैश आउटले इन द सेंस कोई खर्चा नहीं होगा आपका, खर्चा नहीं होना मतलब, खर्चा नहीं होना इसका मतलब क्या है कि आपके जेब में से कोई पैसा नहीं जाएगा, बट इस तरीके की कॉस्ट में। ठीक, कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, दीज कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, इम्प्यूटेड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट, मैं यहाँ पे आपको देखो समझा देता हूँ। सपोज करिए आपने क्या किया,
आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप बिजनेस स्टार्ट करो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है ना कि फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आपको ज़रूरत पड़ेगी सपोज करो लैंड की, लेबर की, है ना लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर यानी कि आप खुद, ठीक, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम रखते हैं अभी साइड में, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे। सपोज करिए क्या यदि किसी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बट कैपिटल की उसको ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल से ही ये सभी चीज़ें एक तरीके से रन होगी, कैपिटल नहीं होगी तो लैंड और लेबर कहाँ से आएगी, है ना। तो अब सपोज करिए कि बिजनेस स्टार्ट करना है उस पर, और किसी एक आदमी पे क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं से क्या करेगा, फिर कैपिटल को बोरो करेगा, आइदर बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या कहीं से भी, है ना। और सपोज करो वहाँ पे आपकी 10% की आपको इंटरेस्ट देनी है ना। सपोज करो आपको छोटा सा, आपको कोई छोटी सी टपरी डालनी है, लाइक छोटा सा कोई छोटी सी शॉप, या छोटा सा आपको खोखा वगैरह ही डालना है, तो उसको लिए आपको मान लो 1 लाख रुपए की आपको कैपिटल की नीड थी, है ना। तो इस केस में आपकी जो इंटरेस्ट बनती है वो कितनी बनती है, 10,000 रुपये, है ना, ठीक है। 10,000 रुपये आपकी जो इंटरेस्ट बनती है, ठीक है। बट आपने क्या किया, आपके पास वो 1 लाख रुपए यदि आपको के पास हो ऑलरेडी, तो आपको क्या यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्या आपको बैंक से लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो इस केस में जो 1 लाख रुपए की जो जी 10,000 रुपये है, ये कॉस्ट आपकी एक तरीके से हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम नोशनल कॉस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं आपके इम्प्यूटेड कॉस्ट। कहने का मतलब है, ठीक है, कि हम पे अगर जी कैपिटल ना होती तो हमको कहाँ से, बाहर से बोरो करना पड़ता, और बाहर से बोरो करना पड़ता तो हमें ये कहीं ना कहीं ये पैसे हमको देने पड़ते, है ना भाई, इंटरेस्ट तो देनी पड़ती ना बैंक को। तो जो इंटरेस्ट हमने नहीं दी, या जो इंटरेस्ट हमारी बच गई, किस वजह से, क्योंकि हम पे वो रिसोर्स अवेलेबल थे, तो उस केस में उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने कैपिटल की बात करी, कैपिटल के लिए अब सपोज करो लैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसी को बिजनेस स्टार्ट करना और लैंड, अब लैंड मान लो किसी पे नहीं है, तो लैंड किसी पे नहीं है, उसे फैक्ट्री खोलनी है ना। तो उस फैक्ट्री के लिए फिर उसको क्या देना पड़ेगा, फैक्ट्री रेंट देना पड़ेगा लैंड को एक्वायर्ड करने के लिए। सपोज करो 20,000 का फैक्ट्री रेंट है ना। पर यदि एंटरप्रेन्योर पे अपनी खुद की ज़मीन पड़ी हुई है, तो क्या होगा, जो 20,000 जो किराया जो फैक्ट्री रेंट के लिए देना चाहिए वो बच जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि 20,000 आपकी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। ओके, रेंट ऑफ ओन्ड बिल्डिंग प्रपोज टू बी यूज फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, या लैंड, रेंट ऑफ ओन लैंड, है ना, यहाँ पे तो लैंड है ना, तो रेंट ऑफ ओन लैंड, ठीक है, प्रपोज टू बी यूज फॉर अ न्यू बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, है ना, और नोशनल कॉस्ट, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला चले, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, कैपिटलाइज कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। एग्जाम्पल, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन द इरेक्शन ऑफ अ मशीन आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। कैपिटलाइज कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटलाइज कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है आपका, मैं समझा देता हूँ, कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कहेंगे सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आपने 11th में जब आपने 11th में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा आपके अकाउंट्स वाली अकाउंट्स की में,
तो यहाँ पे कैपिटलाइज कॉस्ट आपकी वही है। कहने का मतलब ये वो कॉस्ट है जो हम जब भी कोई एसेट्स एक्वायर करते हैं, ठीक है, एसेट्स एक्वायर करते हैं, साफ करते हैं, तो एसेट एक्वायर करने के लिए हम कुछ कॉस्ट बियर करते हैं, कॉस्ट सहन करते हैं, या कॉस्ट बियर करना, या कॉस्ट देते, कुछ कॉस्ट बियर करते हैं, ठीक है। जब हम एसेट एक्वायर करते हैं तो कॉस्ट सहन करते हैं, कुछ कॉस्ट बियर करते हैं। तो कॉस्ट बियर करना इन द सेंस हम कॉस्ट, हमारी लागत लगती है, ठीक है, और उस कॉस्ट को हम कैसे फिर क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ इन द सेंस उस कॉस्ट का हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, या एसेट का कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम करते हैं आपका कैसे, ईयर बाई ईयर, ईयर बाई ईयर ही तो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो एसेट एक्वायर करेंगे तो उसके लिए आप कुछ कॉस्ट इनकर्ड करेंगे, कॉस्ट इनकर करेंगे तो फिर वो एसेट को हम कैसे यूज करेंगे, ईयर बाई ईयर करेंगे। और ईयर बाई ईयर जब हम उस एसेट्स के क्या एक्सपेंस को चार्ज करते हैं, ईयर बाई ईयर, तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट से कह सकते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता था, आप कोई मशीन लेके आए और मशीन को आपने मशीन लगाने का, इरेक्शन का, इंस्टॉलेशन का यदि आपने कोई चार्जेस दिए तो वो मशीन में ऐड ऑन हो जाता था, ठीक है। मशीन में ऐड हो जाने के बाद फिर आप उस मशीन को ईयर बाई ईयर यूज़ करते थे। तो ईयर बाई ईयर जो भी वो मशीन होती थी उसको आप एज अ डेप अलग अलग ईयर में चार्ज करते थे। तो अलग अलग ईयर में चार्ज करना, ठीक है, तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट बोल रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिख रखा है, दीज आर द कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट, एसेट की तरह हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर हमें इन्हें सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सपेंस की तरह जैसे कि आपने पहले एसेट एक्वायर किया और फिर उसके बाद आप ईयर बाई ईयर उस पर डेप चार्ज करना है, तो एक तरीके से हम एक्सपेंस की तरह उसको ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल हो गया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गए, जब आप मशीन को लगाते हैं तो आप क्या देते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस देते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस यहाँ पे क्या बन गए आपके, एक तरीके से आपके कैपिटलाइज कॉस्ट बन गए, क्योंकि वो मशीन के पार्ट में ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये कैपिटलाइज कॉस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, ठीक है। चले आगे, आगे देखते हैं आपके प्रोडक्ट कॉस्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। In case of merchandise inventory in the production scenarios, such costs are associated with the acquisition and conversion of material and all other manufacturing input into finished product for sales, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है भाई, प्रोडक्ट क्या है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ना। लेट सपोज आपकी कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जब हम कॉस्ट को निर्धारण कर रहे हैं तो वो कॉस्ट जो बन जाएगी वो प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कॉस्ट जो एसोसिएटेड है किससे, या तो परचेज करने से या फिर सेल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट, या परचेज करने से रिलेटेड कॉस्ट जो बन जाएगी आपकी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, इन केस ऑफ मर्केंडाइज इन्वेंट्री, मर्केंडाइज इन्वेंट्री इन द सेंस कि आपका कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो डायरेक्ट या तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल कर देते हैं, है ना। लाइक आप कुछ ऐसा ऐसी ऐसी प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं जो आपका किसी दूसरे यूनिट में बनाने के लिए यूज होता है, ऐसा रॉ मटेरियल जो जिसकी आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, मर्केंडाइज इन्वेंट्री इन द सेंस आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया और डायरेक्टली आपको ने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इस केस में आपकी जो कॉस्ट है उस रॉ मटेरियल को एक्वायर करने की, वो क्या बन जाएगी, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रोडक्शन सिनेरियो में देखो कुछ ऐसी कॉस्ट होंगी जो एक्विजिशन से रिलेटेड होंगी। एक्विजिशन इन द सेंस जब आप प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल एक्वायर करते हो, है ना, तो वो कॉस्ट जब आप बियर करते हो तो वो कॉस्ट आपकी क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी। ऐसी कॉस्ट जो कन्वर्जन, आपका मटेरियल को कन्वर्ट करने में यूज हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट हो गया, या फिर जो आपकी क्या करेगी, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने का काम करेगी, तो वो कॉस्ट भी आपकी क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत सिंपल है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पे खर्च होने वाली कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है।
अगर ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ माल खरीद के एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो जो कॉस्ट आपने प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए लगाई वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल लाने से लेकर फिनिश गुड्स बनाने तक की जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको देख लेते हैं। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कंस्टिट्यूट द इन्वेंट्रीएबल और प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कैसे बन सकता है, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट में जब भी हम प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट चार्ज करते हैं, अच्छा मैंने अभी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग नहीं पढ़ाया ना आपको, तो ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, जब मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो एक बार और दिखा दूंगा, पर यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेचर के जो खर्चे होते हैं, वेरिएबल नेचर के ऐसे खर्चे जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उन्हीं खर्चों को हम प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। ठीक है, किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में। और जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे होते हैं उनको चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं, है ना, कॉस्टिंग के। पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को चार्ज करेंगे, चाहे वो वेरिएबल नेचर के खर्चे हो चाहे वो फिक्स्ड नेचर के खर्चे हो, वो हम प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह चार्ज कर देंगे। तो जी यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है इन्होंने, जी डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कितनी रह गई हैं, 5-7 कॉस्ट हो रही है। चले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एक बार रीड कर लेते हैं, समझा मैंने आपको ऑलरेडी दिया। दिस कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव किसी, मतलब कहने वाला क्या है कि ऐसी कॉस्ट, ठीक है, जिसमें आपने क्या है, कुछ कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस मेड किया है, या आपने कुछ बेनिफिट कमाया है। ठीक है, किस तरीके से आपने कोई किसी एक अल्टरनेटिव को चूज ना करके दूसरे अल्टरनेटिव को चूज करके, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जैसे हमने एग्जांपल देखा था, तो आपके पास दो अल्टरनेटिव थे, या तो आप बैंक जाके क्या ले लो, कैपिटल के लिए आप बैंक जाके पैसा ले आओ, बोरो कर लो पैसा बोरो करते, तो आप क्या करते, आप अगर आप पैसा बोरो करते तो आपको क्या होता, आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देनी पड़ती उस कॉस्ट पे, तो वो इंटरेस्ट ना दे के आपने क्या किया, एक बेनिफिट जो लिया, है ना, तो क्या है, आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया, आपने अपनी ही जो आपकी जो सेविंग्स थी उसी को आपने कैपिटल में लगा दिया, तो एक तरीके से क्या है, आपको वो कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो इस, तो आपने जो अल्टरनेटिव चूज किया तो उसमें आपकी क्या सेव हुई, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेव हो गई, तो इस तरीके की कॉस्ट क्या बन जाएगी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। दूसरे केस में हमने क्या किया था कि यदि आपके पास कोई लैंड पहले से है ना, तो लैंड आपके पास पहले से, आपको कोई ना कोई बिजनेस ओपन करना ही है, तो बिजनेस ओपन करना है तो आपने सोचा कि कहीं दूसरी जगह में लैंड लूंगा तो वहाँ पे मुझे रेंट देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैं अपनी ही जो लैंड है, अपनी ही जमीन है, उसमें बिजनेस कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आपने क्या बचाया, आपने रेंट बचाया, है ना। तो आपने अल्टरनेटिव जो चूज किया उससे कहीं ना कहीं या तो आपको क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस यहाँ पे क्या हुआ, सेक्रीफाइस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पे दोनों ही केस में बेनिफिट हुआ एक तरीके से। ठीक है, सेक्रीफाइस का केस भी बता देता हूँ, सेक्रीफाइस का केस में ये बता देता हूँ, जैसे कि अभी आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे लाइक कि जो फुल टाइम क्या कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो हाफ टाइम प्रिपरेशन और क्या कर रहे होंगे, हाफ टाइम जॉब कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे केस लेता हूँ कि फुल टाइम प्रिपरेशन वाला, कि ऐसे बच्चे हैं कि बहुत से बच्चे जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि अब वो जॉब करने जाएं तो उनको जॉब मिल जाएगी, हालांकि, है ना, 20-25 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी। तो अब उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ का सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जॉब को ऑप्ट ना करते हुए यहाँ पे फुल टाइम प्रिपरेशन करने को ऑप्ट किया है ना।
ऑल्टरनेटिव 1 के पास क्या था कि वो जॉब कर ले, ऑल्टरनेटिव 2 है कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर ले। यदि 2 ऑल्टरनेटिव हैं किसी बच्चे के पास और वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसके बावजूद भी, और वो जॉब नहीं कर रहा है, तो उसने किस चीज़ का सेक्रीफाइस किया? अपने महीने के, लेट सपोज अगर वो 20,000 रुपये जॉब से कमा पाता, तो उसने यहाँ पे 20,000 रुपये का सेक्रीफाइस किया है एक दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था? फुल टाइम प्रिपरेशन करना। तो दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में हर तरीके के एग्जांपल दे दिए, सेक्रीफाइस से रिलेटेड भी दे दिया और बेनिफिट से रिलेटेड भी दे दिया। ठीक है भाई, थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने में मैं ये मानता हूँ कि हमेशा मज़ा नहीं आता है, बट पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इससे मैं बहुत ही अच्छे से, जितने भी अच्छे से कोशिश कर सकता हूँ मैं अच्छे से ही कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं दिल से पढ़ाता हूँ चीज़ों को, है ना। और वो आपके मैं ये आशा भी करता हूँ कि आपको समझ में भी आती होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, अ फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स बैंक डिपॉजिट। ठीक है, एक फर्म ने क्या किया, एक फर्म ने एक्सपेंशन प्लान को कैसे कारगर बनाया? अपने ही बैंक डिपॉजिट से उन्होंने क्या निकाले, पैसे निकाले और फर्म का एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर वो कहीं और से पैसे लेने जाने पड़ते तो इंटरेस्ट देनी पड़ती। इन सच ए केस क्या हो गया? उनको लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो उनका बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा था वो उस पे उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, तो इंटरेस्ट का लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी क्या हो गई? मिस हो गई। क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन प्लान को ऑप्ट कर लिया। ठीक है, ये बाकी कॉस्ट अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ रीड करके ही नहीं, बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता है इसमें कम से कम आधा घंटा इसका आपका खिंच जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। भाई, वीडियो देख ली है, अच्छी भी लग रही है, तो लाइक करने में क्या ही जाता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कुछ चीज़ों के, कुछ लोगों के लिए, है ना। लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। और सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा ऐसे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के इसी टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। लव यू, जय हिंद।